हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जियोग्राफिक यानी भूगोल का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन को देखेंगे, सेकेंड टर्म का। और आप लोग का ये जो पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा पीडीएफ के साथ, यानी पीडीएफ का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में मिल जाएगा और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसे समझने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 19 है, जिसमें कि 1 से 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है, जिसके लिए 1 अंक हर एक के लिए निर्धारित है। 5 का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 7 का उत्तर बताऊँगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ताकि आप लोग को जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना सके। इसी प्रकार 8 से 14 तक है, यहाँ भी 7 क्वेश्चन है और यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 3 अंक वाले हैं और इसे 50 शब्द में उत्तर देना है। इसी प्रकार आगे है आप लोग का क्वेश्चन संख्या यानी 15 से 19 तक, यहाँ पर 5 प्रश्न है और ये 5 अंक वाले हैं, 150 शब्द में उत्तर देना है। तो मैं सभी का उत्तर बता दूंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन मिल सके। हमारे चैनल पर सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। मतलब अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखने हैं। अरब सागर में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, सिर्फ आपको किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हो गया कि अरब सागर में गिरने वाले 2 नदियाँ, एक तो हो गया नर्मदा और दूसरा हो गया ताप्ती नदी। ये 2 नदियाँ हो गया, आप लोग इसे नोट्स करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें, यानी जनरेशन के हिसाब से, तो है यूपी। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का। इसके बाद आगे चलते हैं। तो तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर धारातलीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करती है तो उसे अपवाह तंत्र, तो वह अपवाह तंत्र कहलाती है। यह हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे आप लोग का यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि बांगर क्या है। बांगर क्या है, तो बांगर पुराने जड़ोल अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भू स्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। आप लोग सीधा सीधी इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पुराने जड़ोल को बांगर कहते हैं। जो पुराना मिट्टी का जड़ोल होता है उसी को हम लोग बांगर कहते हैं। इसके बाद आगे है आप लोग का 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं भारत की अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखें। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। इसके बाद आगे आप लोग का छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि सारगैसो सागर क्या है। सारगैसो सागर क्या है, तो सारगैसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सौर गैसो सागर कहा जाता है, जो जल विहीन होती है। इसके बाद आगे आप लोग चलते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं जल संभर से आप क्या समझते हैं। जल संभर से आप क्या समझते हैं, छोटी नदियाँ एवं नालों द्वारा प्रभावित जल क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। इसके बाद आगे आप लोग का 8वां क्वेश्चन है, यानी सेक्शन बी में आगे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसका कि उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 71% भूभाग पर जलीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि 71% जल पाने के कारण यह नीला दिखाई देता है। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि 9वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा मौलिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसके जैविक एवं अजैविक घटक पूर्ण रूप से भागीदार
भागीदारी निभाते हैं। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है? सामान्यतः पृथ्वी से सभी जीवित जीव एवं आसपास के पर्यावरण जिसमें आपस में जीव क्रिया करते हैं उसमें जैव मंडल का निर्माण होता है, अर्थात जिसके अंतर्गत समस्त जैविक एवं अजैविक घटक का निर्माण होता है। इसके बाद आगे 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि नदियों के किन्हीं 5 महत्वों को लिखिए। नदियाँ क्या महत्व निभाती है? तो नदियों के पास निम्नलिखित महत्व है। क्या क्या है? पहला महत्व यहाँ पर देख सकते हैं कि नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान में विभिन्न प्रकार की कृषि होती है जो खाद्यान्न के संदर्भ में अपने देशों को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी प्रकार आगे यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि नदियाँ स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करती है। हमारे देश के अनेक उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार तीसरा है कि इन नदियों के तटों पर ही अनेक गांव और शहर स्थित हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर चौथा महत्व देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा कई आसानों पर बांध बनाकर इनमें से जल विद्युत पैदा की जाती है। इसके बाद पांचवा यहाँ पर महत्व देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त नदियाँ भारत में आज भी कृषि हेतु सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इनके तटों पर स्थित हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो यहाँ पर 12 नंबर वाला आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। बांगर एवं खादर ये जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, इसी में आप लोग को अंतर बताना है। तो प्रायः नदियों की बाढ़ के अवशेष से निर्मित मैदान को बांगर एवं खादर कहा जाता है। इसे उपजाऊ के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। खादर में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा बांगर और एक तरफ खादर। तो जो खादर होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और जो बांगर होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ये दो अंतर महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आगे चलते हैं तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन है कि समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को समुद्री लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। लवणता को ग्राम प्रति ग्राम एवं प्रतिशत में दर्शाया जाता है। अतः समुद्री जल की लवणता औसत 35% होता है। इसके बाद आगे है आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोम क्या है? बायोम क्या है? तो पौधों एवं प्राणियों का एक समूह जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है अर्थात पृथ्वी पर स्थित पेड़ पौधों और जीव जंतु के समूह सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। बायोम के प्रकार, तो बायोम के प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम। इसी प्रकार और भी इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं जलीय क्षेत्र बायोम, पर्वतीय बायोम, टुंड्रा क्षेत्र बायोम इत्यादि। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का आ गया 15 नंबर वाला क्वेश्चन यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसका कि आपको उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और आप लोग मॉडल सेट जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आप लोग का मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा भिड़ता है, लगभग 90% भिड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। सबसे पहले बताना है कि पारिस्थितिकी संतुलन है क्या और इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करना है, यानी उसके उपाय को बताना है। तो इसका जो उत्तर है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं मनुष्यों के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इस पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या की एक अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो हो गया मानवीय क्रियाकलाप का अत्यधिक होना, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसे क्रियाकलाप भी प्राकृतिक असंतुलन के कारण है। इसी प्रकार और भी कारण हो सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर बताना है इसे रोकने के उपाय। तो पारिस्थितिकी असंतुलन के रोकने हेतु महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। इसके महत्वपूर्ण उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला देख सकते हैं कि वन की कटाई पर रोक लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए। वनों को नहीं काटना है और वृक्ष को लगाना है।
तो हम इस असंतुलन को रोक सकते हैं। इसी प्रकार आगे है, मानव के द्वारा औद्योगिक पदार्थों को शोधन करके छोड़ा जाए। इसी प्रकार तीसरा है कि नवीन पर जातियों का आगमन एवं अन्य जीवों के निकासी के बीच संतुलन स्थापित हो। मतलब नए जीव और जो अन्य जीव आ रहे हैं उनके बीच संतुलन बना रहे। इसी प्रकार चौथा है कि सभी वन विशेष क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य की आवश्यकता है। फिर पांचवा नंबर है कि राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जाए। इसके बाद आगे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए 22 मई को जैव विविधता दिवस एवं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। अब आगे चलते तो आगे आप लोग का 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखे और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। मतलब भारत के प्रमुख भौतिक जो विभाग है उनका नाम लिखना है और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करना है, मतलब उसका डिटेल में वर्णन करना है। तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है कि पहला हो जाएगा भू आकृति। इसके अंतर्गत भूमि की आकृति, उसकी संरचना एवं प्रक्रिया तथा उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे आप लोग को लिखना है भू आकृति सामान्यतः भारत में भू आकृति आकार को 6 भागों में बांटा जाता है जो निम्न है। अब भू आकृति 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तरी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब इनमें से किसी एक का आपको विशेष रूप से वर्णन करना है, यानी डिटेल में वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग उत्तरी मैदान का वर्णन करते हैं। उत्तर भारत के मैदान या सिंधु घाटी का मैदान। तो आप लोग को क्या लिखना है कि उत्तर के मैदान पर्वतीय भाग के दक्षिण में उत्तरी भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के समय शिवलिंग के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जड़ोल से हुआ है, इसलिए यह भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की पुरानी जड़ोल को बांगर कहा जाता है और नवीन जड़ोल को खादर कहा जाता है। इसके बाद आगे आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताएं। सबसे पहले मृदा अपरदन क्या है और इसके रोकथाम के उपाय क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो मृदा अपरदन बहते हुए जल बहाव तथा जीव जंतु व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्य रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है समोच्च रेखीय जुताई। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति कम होती है, इससे अपरदन की प्रक्रिया कम होती है। इस जुताई को समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। इस प्रकार की जुताई हिमालय क्षेत्रों तथा आंतरिक पहाड़ी भागों में उपयुक्त है। इसी प्रकार आगे जो है दूसरा है सीढ़ीनुमा यानी सोपानी कृषि। तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। हिमालय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि काफ़ी विकसित इसके बाद आगे है विकसित अवस्था में है। इसके बाद तीसरा है वृक्षारोपण। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है, जिससे अपरदन कम होता है। इस कारण पहाड़ी ढलानों तथा नदियों के किनारे एवं अन्य सभी जगहों पर पेड़ पौधे मिट्टी अपरदन को रोकने में सहायक है। अतः वृक्षारोपण मृदा संरक्षण में मददगार है। इसके बाद चौथा है कि पेड़ों की रक्षक मेखला। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है। इस रक्षक मेखला के कारण पौधों की गति को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत हवा से कम उड़ती है। फलस्वरूप मृदा अपरदन कम होती है।
पेड़ों द्वारा बनी यह रक्षक मेखला शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, सिद्ध हुई है, कामयाब सिद्ध हुई है। इसके बाद आगे है आप लोग का 18वां नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? यह प्रायद्वीपीय नदियों में से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर आप लोग को क्या लिखना है कि उत्तर भारत की अधिकांशतः नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो कुछ नदियाँ पठारी भागों से निकलती हैं जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। दूसरा है कि उत्तर भारत की नदियों अधिकांशतः मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। इसके बाद आगे है तीसरा, उत्तर भारत का अधिकांशतः नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। इसके बाद इनमें अंतर लिखना है। तो अंतर क्या है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है, न ही ये नदियाँ समतल भागों में बहती है। मतलब दक्षिण भारत में साल भर पानी नहीं रहते हैं और न ही ये समतल भाग होती है। इसलिए इन नदियों में न नावें चलाई जा सकती है, न ही नहरें निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। मतलब वहाँ पर साल भर पानी भी रहता है और समतल भाग भी है, और वहाँ से नाव भी चलाई जा सकती है, नाले भी निकाले जा सकते हैं, नहर भी बनाई जा सकती है। यह हो गया इनके बीच का अंतर। तो इसके बाद आप लोग का जो 19 नंबर वाला क्वेश्चन है, 19 नंबर वाला क्वेश्चन वो है मैप वाला क्वेश्चन। तो मैप वाला क्वेश्चन मैं एक वीडियो में पूरे जितने भी आपके सेट में मैप है सभी का एक ही वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो में मैप वाला नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो मैप का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही और सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन मिल सके। इसी चैनल पर सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।